गुड इवनिंग। थर्मोकेमिस्ट्री बेटा हम पढ़ रहे थे। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन देख लिया था, और इन दोनों को ही यूज करके हमने हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखा था, और उन्हें हमने नाम दिए थे रूल 1 एंड रूल 3। आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सो हेडिंग डाल लीजिएगा बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी है क्या? सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी जो डिफाइंड होती है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए ही डिफाइन होती है। इट इज डिफाइंड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स ओनली। चाहे तो लिख लीजिए डिफाइंड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स ओनली। हाँ, इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी तभी आप कहेंगे जब गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं H2 गैस को मैंने कन्वर्ट कर दिया टू H गैसियस एटम में। फाइन। अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में हमारे पास H और H गैसियस में यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ था, और इस बॉन्ड को हमने यहां से हम कह सकते हैं कि ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसको ब्रेक करके हमने 2H गैसियस एटम बना दिए। इसके लिए जो भी हमारी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी या चेंज इन एंथैल्पी आएगी, उसी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। फाइन। डेल्टा बॉन्ड H0, और यहां पे आप बॉन्ड मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने कहा HH बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यस। अच्छा जी, अब ये तो एनर्जी होगी, लेकिन डेफिनेशन जब देंगे तो कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह 1 मोल के लिए बिल्कुल सही बात है आपकी। तो लिखिएगा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग लिख लीजिए, फॉर्मेशन ब्रेकिंग कर लीजिए, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ 1 mole of bond into gaseous atom। ठीक है जी, हाँ जी, एटम है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, गैसियस एटम में कन्वर्ट होना है। चलिए, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पे एक रूल 3 भी लिख लेते हैं। जैसे रूल 1 रूल 2, हमने रूल 1 क्या कहा था? हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन बनाना। तो रूल 2 हमने कहा था हीट ऑफ कंबशन से बनाना। और रूल 3 हम कह रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, आप कैसे लिखेंगे देखिएगा। हीट ऑफ रिएक्शन ये आपकी हो जाएगी बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, डेल्टा बॉन्ड H0। हाँ, रिएक्टेंट्स पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा बॉन्ड H0 प्रोडक्ट्स। एक्चुअल में कई बुक्स ना यहाँ पे समेशन भी लगा देती हैं, क्योंकि ये भाई ऐसा थोड़ी है कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो सिंगल होगा, वहां पे 2-3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, है ना, 2-3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग हो सकती है, और बॉन्डिंग भी एक ही उसमें अलग अलग बॉन्ड हो सकते हैं। अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। अब एक चीज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी, और यस, तो जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं बेटा, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी गिवन। ठीक है, और जब हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? अच्छा जी, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी?
प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यस, तो यहां पे आप लिख सकते हैं H2 gives you 2H गैस, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो डेल्टा रिएक्शन फॉर, हाँ, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इक्वल कर लो, इक्वल कर लो, ओके, इक्वल कर लो बॉन्ड एनर्जी, हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट में क्या है, यहां पे लिख देते हैं बॉन्ड H0, कौन सी है, HH। ये समझ में आया, यस, -0। जरा ध्यान से, ये तो है हमारी रिएक्टेंट, बॉन्ड तो यहीं पे है ना, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, H और H अलग अलग हैं, तो ये हमारी प्रोडक्ट में जो H आएगी वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल यहां पे मेंशन करो नो बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, नो बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। अच्छा, O2 गैस, O2 गैस को अगर देखें, O2 गैस से हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2O गैस, बहुत ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा R H0 इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा बॉन्ड H0 किसकी। अब यहां पर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये O डबल बॉन्ड O है, अब आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और -0 लिख दीजिए, -0 लिख लीजिए। ये एक मेथड मैंने आपको बताया, आपके कोई डिफरेंट वे में लिखा हो तो आप उसको भी समझ सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको लिखने का, ठीक। ओके, N2 गैस से 2N, अब ये तो आप सब खुद लिख लेंगे। हाँ, देखिए क्या आएगा, डेल्टा R H0 इज इक्वल टू, हाँ जी, बॉन्ड H0 किसकी, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये समझ में आया। और -0 आ जाएगा, 0 आप लिखना चाहे ना लिखना चाहे, मैंने इसलिए आपको लिखा दिया कि आपको पता है कि प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैंने ये 3 एग्जांपल दे दिए। और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड आपको ब्रेक करना है उसको आपको एंथैल्पी लिखनी पड़ेगी, अलग अलग होगी, सिंगल बॉन्ड की अलग होगी, डबल बॉन्ड की अलग होगी, ठीक है। और एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके, अच्छा, सब जगह आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, अरे बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, तो एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर बॉन्ड तोड़ के एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फाइन। चलो, अब जरा यहां पे देखें, CH4 गैस आपने ली और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कार्बन गैसियस फॉर्म में ही चाहिए हमें, और 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए गैसियस फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब इसकी रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन तो आपके सामने है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे आपके पास CH कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो इसको आप लिखेंगे, समेशन है 4 टाइम्स डेल्टा बॉन्ड H0, कौन सा बॉन्ड है, CH, ठीक, ये समझ में आया, ओके। अच्छा, कई बार डेल्टा, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कुछ बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं CH0, ये भी वही चीज है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक मेथड है लिखने का, जिससे आपको क्लियर हो कि ये बॉन्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन कर दिया, ठीक है, बिल्कुल नोट कीजिए इसे। अच्छा, आगे क्या आएगा, प्रोडक्ट में तो 0 है, तो -0 हो जाएगा, क्लियर। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ जी, चलिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ जी, इसको किस में ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन कितने, 3,
अब प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन सॉलिड नहीं होना चाहिए, कार्बन गैस होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन गैसेस एटम प्लस ऑक्सीजन तो सिंगल है, ओ गैसेस एटम। फाइन, ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे कि आपने किसी भी कंपाउंड को गैसियस एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया सारे बॉन्ड ब्रेक करके। ओके, अब आपने कहा डेल्टा आर एच नॉट, यानी ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सही बात। अब आपको यहां पे बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें CH बॉन्ड कितने हैं? 6 हैं। CC बॉन्ड कितने हैं? CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड है, बिल्कुल सही, 2 बॉन्ड है। और C डबल बॉन्ड O, ये कितने हैं? 1 बॉन्ड है। और कोई बॉन्ड? चलिए, तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें हमारा आ गया डेल्टा बॉन्ड H0 CH, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 से, प्लस डेल्टा बॉन्ड H0, दूसरा हमारे पास है CC बॉन्ड, ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं, और प्लस डेल्टा बॉन्ड H0, हाँ जी, कौन सा बचा? C डबल बॉन्ड O, ओके, -0। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स में तो कोई बॉन्ड होंगे ही नहीं, वहां तो गैसेस एटम में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में हीट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसे आप जानेंगे रूल 3 के नाम से, नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अब बेटा बात करेंगे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज चेंज आपको पता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग फेज चेंज को आपने डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पी के हिसाब से नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट हेडिंग इस पे डालिएगा, फर्स्ट है आपका हीट ऑफ फ्यूजन, या एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन, हीट और एंथैल्पी चेंज एक ही टर्म है यहाँ पे, क्लियर? बिल्कुल। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? तो मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पे आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग क्या लिखे? मेल्टिंग ऑफ 1 मोल of solid substance in standard state। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब, सही बात, 1 atm प्रेशर पे स्टैंडर्ड स्टेट। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस भी टेम्परेचर पे ये चीज चलती है वो आपको ध्यान रखना है। तो एट 273 केल्विन पे ये होगा, और 1 atm पे ये चीज आपकी आएगी, क्या होगा? H2O सॉलिड आपकी कन्वर्ट हो जाएगी H2O लिक्विड में, और इस रिएक्शन के लिए जो भी डेल्टा H0 आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फ्यूजन या डेल्टा F H0, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखें, ये एनर्जी आपको हमेशा देनी पड़ेगी, हाँ जी, ये एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो यार, है ना, सॉलिड से लिक्विड, तो हमेशा जो है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यस, इसको आप लिख सकते हैं, डेल्टा FH0 इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी, बिल्कुल। तो ये आपकी हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। सेकंड लिख लीजिए, सेकंड अब बहुत आसान है, सब एक से ही है। सेकंड है आपका हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन।
हाँ, आप वेपराइजेशन भी लिखते, ऑर्डर कुछ भी रख लो यार, क्या फर्क पड़ना है, 3-4 हैं वो सब पढ़ लेते हैं एक साथ। हीट ऑफ सब्लिमेशन, अब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस डायरेक्टली। हाँ, सॉलिड से लिक्विड होके गैस पे नहीं जाना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है, 1 मोल होना चाहिए। ठीक, सो लिख लीजिएगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या हो गया, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। ठीक है, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस। ठीक, ये भी हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिल्कुल सही बात। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस हीट क्या होगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी जो डेल्टा सब्लिमेशन H0 आएगी, दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है, एंडोथर्मिक। ओके, अब चलिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे सी सॉलिड, सी सॉलिड मतलब सी ग्रेफाइट की बात हो रही है, ठीक है, ये पहले बता चुका हूं आपको। यहां से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सी गैस में, तो इसकी जो रिएक्शन होगी, यही रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ किसकी, कार्बन सॉलिड। ठीक है, हाँ, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज देखो, ये कार्बन सॉलिड से क्या बन रहा है, कार्बन सॉलिड क्या था, स्टैंडर्ड, यस, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म, वहां से आपने गैसेस बना दिया, तो ये फॉर्मेशन भी तो यही है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्बन फॉर्मेशन, कार्बन गैस की फॉर्मेशन हो गई। हाँ, कार्बन एटम गैसियस फॉर्म में है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, ये एक एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। I2 सॉलिड से आपने इसे कन्वर्ट कर दिया I2 गैस में। हाँ जी, I2 सॉलिड से I2 गैस में कन्वर्ट कर दिया, इसे क्या कहेंगे, ओके। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसी को आप कहेंगे सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, किसकी, I2 सॉलिड की। ये समझ में आ गया। हाँ, जो जिसका सब्लिमेशन हो रहा है उसकी बात कर देंगे, 1 मोल होना चाहिए बस। ठीक है, और यूनिट आपको पता है ये किलो जूल पर मोल में ही चल रही है, नोट कीजिए। ओके, अब हेडिंग डालिएगा, थर्ड हो गई, ओके, थर्ड हो गई, ये लिखिएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हैं डेल्टा वेप H0 लिख दीजिए। मतलब समझ में आया ना कि भाई किसकी, डेल्टा H0 भी लिखा हुआ, साथ में आपने जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख दिया, वो भी ठीक है, बट शॉर्ट में लिखने के लिए डेल्टा H0 नीचे वेप लिख दिया, तो ये आपका हो गया क्लियर की हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहें तो क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड स्टेट लिखना जरूरी है। तो लिख लीजिएगा एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एंथैल्पी चेंज, थोड़ी सी लैंग्वेज चेक, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग
vaporization, during vaporization of 1 mole liquid into gas, ठीक है, at constant temperature and 1 atm pressure, स्टैंडर्ड स्टेट पे, ठीक है। इसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच नॉट आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, ओके। ये भी बेटा हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्यों? अरे लिक्विड से गैस जा रहा है, आपको हीट देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक होगी, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, H2O लिक्विड से आपने कहा ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस पे। प्लीज ध्यान रखिएगा ये आपका टेम्परेचर क्या होगा, 373 केल्विन और 1 atm, ये आपका प्रेशर होना चाहिए, फाइन। और यहां पर जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन आएगी, स्टैंडर्ड हीट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जो भी आप कहें, चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, इसी को आप कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका H2O लिक्विड। तो ये सिंबल्स आपको समझ में आने चाहिए कि ये लिखा क्या गया है, बिल्कुल नोट कीजिए। अच्छा, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ आप चाहें तो इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक एग्जांपल और देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा CH4 गैस, और यहाँ पे मैंने आपसे कह दिया C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, ओके, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका कार्बन है ये गैसियस एटम नहीं है, फाइन। अब इसकी आपको क्या लिखनी है, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा R H0 इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, रूल 3 जिसे हमने कहा था, ठीक, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये समझ में आया? 4 CH बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, माइनस, हाँ जी। अब देखिए अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो आपके पास बॉन्ड बने हुए हैं, कहां बॉन्ड बने हुए हैं, ओके, आपने कहा 2 डेल्टा बॉन्ड H0, कौन सा बॉन्ड है, HH, ये 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड कैसे, अरे एक HH है और ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 हो गए ना बात। चलिए मान ली आपकी बात, लेकिन इसका ध्यान रखना बेटा, ये गैसियस नहीं है, तो आपको इसको गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप प्लस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको लिखेंगे डेल्टा H0, और यहां पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है, किसका, कार्बन सॉलिड। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप हीट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, हाँ, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी आपने लिखा, यहां पे आपने बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल आपको ये बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी, और साथ में यहां पे हो सकता है वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कुछ और चीजें दे दे, एक्स्ट्रा चीजें भी दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन था, मुझे इसे गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं बॉन्ड एनर्जी वाली इक्वेशन लिख पाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक और दिखा देते हैं आपको, हाँ, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में जब भी आप लिख रहे हैं तो आपको गैसियस फॉर्म में सारी चीजें चाहिए, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा H2O2 लिक्विड फॉर्म में, यहां से H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैसियस, ठीक है, इसको आपको लिखना है डेल्टा H0R। हीट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और जो भी आपको सब्लिमेशन या
वेपराइजेशन या जो भी आपको चाहिए, फ्यूजन वगैरह जो आपको चाहिए वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा जब आप बात करेंगे कहाँ की, H2O2, H2O2, जब देखिए बॉन्ड कौन कौन से होंगे। H2O2 कैसे बनता था, पेरोक्साइड है, ओके, OO बॉन्ड होगा और OH बॉन्ड होंगे, ओके, HOOH ऐसे था। तो 3 बॉन्ड है आपके पास। चलिए पहले तो बॉन्ड लिख लेते हैं। तो पहले हमने बॉन्ड लेगा। अच्छा बॉन्ड, ये ध्यान रखना, लिक्विड है तो आप बॉन्ड एनर्जी लिख ही नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या लिखे, इसको भाई लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेल्टा H0 वेपराइजेशन, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और यहां हमने लिखा H2O2 लिक्विड के लिए, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिखेंगे प्लस 2 डेल्टा बॉन्ड H0, कौन सा बॉन्ड है, OH बॉन्ड 2 है, प्लस डेल्टा बॉन्ड H0, कौन सा बॉन्ड है, O'। ये बात समझ में आई बेटा, ठीक। अच्छा ये तो अभी हमने रिएक्टेंट की लिखी बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी लिखनी होगी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की भी तो चेक करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की क्या है, माइनस प्रोडक्ट की। देखो ये लिक्विड में है, लिक्विड को हम यहां लिखेंगे डेल्टा वेपराइजेशन H0, हाँ जी, ओके, H2O लिक्विड, ये हमने यहां डाला। अब ये किससे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ गया, वेरी गुड, प्लस, और बोलिए 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी H0, कौन सा, OH बॉन्ड है, वेरी गुड, OH बॉन्ड है, फिर प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी, ये तो गैसियस में ही है, ये तो गैसियस में ही है, O2 गैसियस में है, तो इसके लिए तो केवल H0 O डबल बॉन्ड O। चेक कीजिए जरा। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप डेल्टा H0 सॉल्यूशन ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। सॉल्यूशन की बात हो रही है तो आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग कहानी हो गई, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, ढेर सारा सॉल्वेंट होना चाहिए, उसमें आप 1 मोल सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो जितनी आपकी हीट यस रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, एंथैल्पी चेंज आप कहते हैं, टर्म एंथैल्पी चेंज आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in excess of solvent। बस इतनी सी डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, कुछ केसेस आपको बताएंगे, बट आप अभी लिख लीजिए इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दोनों में से कुछ भी हो सकती है हीट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि आप कंफर्म कहेंगे कि हीट ऑफ, जैसे हमने अभी कहा था हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए कि वो एंडोथर्मिक थी, यहां पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अरे ये स्पेलिंग क्या होगी, हाँ एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकती है। अच्छा अब देखिए जरा समझते हैं इसको। मान लीजिए एग्जांपल लें, हमने आपसे कहा NaCl आपके पास है सॉलिड, और इसको आपने सॉल्यूट है एक्वस में मिक्स कर दिया और ये आपके पास बन गया NaCl एक्वस, फाइन। तो इस इक्वेशन की
जो भी आपके पास डेल्टा एच आएगी वो ही डेल्टा एच क्या हो जाएगी, डेल्टा एच नॉट कह लीजिए, स्टैंडर्ड लिखते हैं हम, ठीक है। डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉलिड। क्लियर। और देख लेते हैं, CuSO4 आपके पास है, इसको आपने सॉल्यूशन बना दिया CuSO4 एक्वस। यहां पे जो डेल्टा एच नॉट है ये किसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन होगी, CuSO4 की। तो इसको आप क्या लिखेंगे, डेल्टा सॉल्यूशन एच नॉट, यहां पे आप लिख दीजिए सॉरी CuSO4। बात समझ में आई। सॉलिड है तो सॉलिड लिख देना भाई, जो भी है जिस फॉर्म में सॉल्यूट है। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है, आपको पता है CuSO4 एक और फॉर्म में आपको जनरली हाइड्रेटेड भी मिलता है, तो CuSO4.5H2 और यहां पे आपने ओके, तो CuSO4 एक्वस, ये तो यही बनेगा ना, पहले से 5H2 होता, अब एक्वस मतलब ढेर सारा है उसमें 5 की क्या औकात। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे आप डेल्टा एच नॉट जब लिखेंगे तो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन किसकी हो जाएगी, CuSO4 5H2O की, CuSO4 5H2O, इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ, तो जिसका आप सॉल्यूशन बनाएंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, प्लीज ध्यान रखिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए कि कब आपकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी और कब एंडोथर्मिक होगी, बहुत ध्यान से, ठीक है। सो पहले मैं आपको लिखा रहा हूं हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक, ठीक है। फॉर those type of anhydrous salt which can form its hydrate, जिनके भी हाइड्रेट बनते हैं, अगर आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो जैसे आप कहें CuSO4 सॉलिड, इसका हाइड्रेट बनता है, अभी अभी आपने देखा था CuSO4 5H2O बनता है इसका, ठीक है ना, हाइड्रेट बनता है। तो ये अगर आप हीट ऑफ सॉल्यूशन इसकी निकालेंगे CuSO4 सॉलिड की, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप कह सकते हैं Na2SO4 सॉलिड। हाँ, ये शायद क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, Na2SO4 10H2O बनाता है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ, ठीक है ना, मैं नीचे लिखते चलता हूँ CuSO4, इसमें आपका बनेगा 5H2O, Na2SO4 ये बनाता है 10H2O। हाँ, कम भी बना सकता है, ये मैक्सिमम वाली लिमिट होती है ना इसकी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पार्शियली हाइड्रेटेड भी हो सकता है, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एनहाइड्रस वाले की। एनहाइड्रस को जिसके हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है फॉर दोज टाइप ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट विच कैन फॉर्म इट्स हाइड्रेट बना सकते हैं, तो CuSO4 बना सकता है, तो इसकी अगर आप हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। MgSO4 सॉलिड, हाँ जी, MgSO4 सॉलिड ये भी बना लेता है, तो यहां पे होता है MgSO4 7H2O, ठीक। अच्छा, जिंक ZnSO4 सॉलिड, जिंक के साथ भी सेम होता है ZnSO4 7H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, ये मैं लिखते चल रहा हूं साथ साथ। अच्छा, और देख लें, बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं आपको कुछ ही लिखा दे रहा हूं बस। LiCl लिख लीजिए, LiCl ये आपका होता है LiCl2H2O और CaCl2 सॉलिड, हाँ ये सब सॉलिड है बेटा, ठीक। CaCl2 में 6H2 होता है, CaCl2 6H2O। तो ये सब आप देखेंगे, ये सब के सब आपके एक्सोथर्मिक होंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है,
यहां पे लिख रहा हूं हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक। अरे ये क्या हुआ, मतलब अगर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट है तो वो एंडोथर्मिक होगी हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम वालों के लिए है, पार्शियली के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कांट से एनीथिंग अबाउट, अब उसमें कोई आपको डेटा वेटा दिया हुआ उससे कैलकुलेट करना वो बात अलग है, बट आप जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते कि भाई हाँ ऐसा होता है टाइप। ठीक है, कांट से एनीथिंग अबाउट पार्शियली हाइड्रेटेड, पार्शियली हाइड्रेटेड। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक चीज और देखते हैं। हाँ, यहीं पे एक पॉइंट और लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जरा सोचिए अगर आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और कॉमन सेंस की चीज भी है। हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? आपने कहा एक्सोथर्मिक, क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना बेटा, वो आयनाइज होते हैं, आयनाइज हो रहे हैं मतलब उनके बीच की जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। हम्म, तो हीट रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगी, यस हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, यहां पे आपका आ गया HCl, H2SO4, HNO3, NaOH और KOH। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ दिया, वो लिख लीजिए, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक फॉर दोज सॉल्ट्स of anhydrous salt which cannot form its hydrate, which cannot form its hydrate। तो ऐसे सॉल्ट जो हाइड्रेट नहीं बनाते है ना, जैसे KCl आपका हो गया, NaCl, ये बेटा हाइड्रेट्स नहीं बनाते। ठीक, तो ये सब के सब क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। हाँ प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एंडोथर्मिक होंगे। और जो हाइड्रेटेड है, अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है तो वो एक्सोथर्मिक होंगे, और अगर वो कंप्लीटली हाइड्रेटेड है तो वो भी एंडोथर्मिक होंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमने बात की हीट ऑफ सॉल्यूशन की। अब यहीं पे देखिए, यहां से थोड़े थोड़े जो है चेंजेस होंगे, हैं सारी चीजें सिमिलर, थोड़े से चेंजेस अब क्या होंगे देखिए, नेक्स्ट डालिएगा, मेरे ख्याल से 6 नंबर होगा। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डाल लीजिए, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये भी आपकी डिजोल्व वाली चीज है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई 10H2O के साथ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना दो, फिक्स कर दिया, एक्सेस अमाउंट नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखा देते हैं, लिखा देते हैं, चिंता मत कीजिए, लिखिएगा, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of solute
is dissolved in a specified amount of solvent। एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास NaCl सॉलिड है, इसको मैंने 10H2O के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो NaCl यहाँ पे मैंने 10H2O लिख दिया, सॉल्वेंट फिक्स है मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल। NaCl सॉलिड, कई बार अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब मैं 100 मोल्स ले लूं, मतलब ये क्या हो गया, 1 मोल NaCl को 10 मोल H2O में डिसॉल्व कर दिया, ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ पे आपने 100 एक्वस लिखा होगा, ऐसे लिख दिया होगा 100 एक्वस, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा NaCl 100 एक्वस। बात समझ में आई? स्पेसिफाइड, और खाली एक्वस लिखा है मतलब वो एक्सेस, ठीक, तो फिर आप उसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास फिक्स्ड अमाउंट है सॉल्वेंट का, ओके, मतलब वो फिक्स चेंज हो सकता है, बट हाँ फाइनाइट अमाउंट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट लिखिएगा हीट ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ डाइल्यूशन, भाई डाइल्यूट करने, अब डाइल्यूट कैसे होगा देखिएगा, समझिएगा जरा। एंथैल्पी, पहले डेफिनेशन लिख लें। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग dilution of the solution। हाँ, एक चीज लिखना जरूरी है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये मेंशन करना जरूरी है। आपको पता है सॉल्युबिलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक, ओके। तो अब अगर हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास NaCl सॉलिड है और इसको मैंने 10H2O, तो इसने मुझे दिया NaCl 10H2O। ये बात समझ में आई? चलिए ऊपर वाली चीज दिखा दे रहा हूं आपको, जो मैंने आपको इंटीग्रल हीट बताई थी, और यहां पे NaCl सॉलिड प्लस मैंने आपसे कहा 100H2O, तो ये मेरे पास बन जाएगा NaCl 100H2O। बहुत ध्यान से, क्लियर है? अब मान लीजिए डेल्टा H0 मैंने का x है, डेल्टा H0 मैंने का y है, दोनों इक्वेशन के लिए मैंने आपको दे दिए। हाँ, अब बहुत ध्यान से, मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखिए चेंज करके लिख रहा हूं। मैंने इसे क्या लिखा, मैंने इसे लिख दिया NaCl 10H2O gives you NaCl solid plus 10H2O। ये बात समझ में आई? कुछ रिवर्स कर दिया तो डेल्टा H मेरा क्या हो गया, -x, एंथैल्पी इसकी -x हो गई, एंथैल्पी चेंज, ओके। अच्छा, और दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही रहने दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, NaCl solid plus 100H2O gives you NaCl plus 100H2O। डेल्टा H के नॉट कितना हो गया भाई, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं, तो -y रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या होगा। ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, ठीक है। वाटर को यहां से मैं, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, NaCl 10H2O, ये एक्वस था ना, हाँ, प्लस यहां पे मेरे पास आ गया 90H2O gives you Na, अच्छा यहां सॉरी ये ऐसे है बेटा, NaCl 100H2O। कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या किया, ये NaCl 10H2O को NaCl 100H2O कर दिया, यानी ये डाइल्यूट हो गया। कुछ बात समझ में आ गई? तो अब अगर मैं इसके लिए कहूंगा तो मेरी डेल्टा H0 जो भी आएगी इस रिएक्शन के लिए, वो मेरी हो जाएगी हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl 10H2O।
क्या लिख सकता हूं, हीट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl, किसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, 10H2O का, 10H2O। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो अब ये एक्चुअल में अगर x और y, देखिए यहां पे कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी, आप उन वैल्यूज को रखें, मैंने आपको जनरल बता दिया x और y के टर्म्स में, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, एक मिनट, यहां शायद मैंने ये गड़बड़ कर दी, नहीं ठीक है, अच्छा ये मेरी y है, ये मेरी y है, तो ये मेरी हो जाएगी -x+y, दोनों जगह माइनस लिख दिया था मैंने, सॉरी, एक को जिसको रिवर्स किया उसको माइनस लिखेंगे, जिसको रिवर्स नहीं किया वो प्लस रहेगी। अरे ऊपर हो सकता है माइनस में दियो यार, तो उसको नीचे प्लस कर लेना, ठीक है, हाँ वो तो मैं पहले आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हीट ऑफ डाइल्यूशन। चलिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया होगा आपको, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही देख लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में एक आपको एग्जांपल इस तरह से दिया गया है, HCl गैस प्लस 10 एक्वस गिव्स यू HCl एक्वस, इसके लिए डेल्टा H आपको -69 किलो जूल पर मोल दी हुई है। HCl गैस प्लस 25 एक्वस, दैट इज HCl 25 एक्वस, इसके लिए भी डेल्टा H कुछ दिया हुआ है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के। अब सपोज मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को आप ऐड कीजिए, एक को रिवर्स करके, देखिए कैसे, ये मैं सेकंड लिख रहा हूं, यहां पे मैं थर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सेकंड को रिवर्स कर दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, HCl 25 एक्वस gives you HCl गैस प्लस 25 एक्वस, ये बात समझ में आई। और इसके लिए मेरा डेल्टा H क्या हो जाएगा बेटा, +72 किलो जूल पर मोल, ये तो यूनिट है मेरी, ओके। और दूसरे को मैं थर्ड वाले को एज इट इज लिख देता हूं, थर्ड वाले को एज इट इज लिख रहा हूं, ये मेरे पास आ गया HCl गैस प्लस 40 एक्वस, दैट गिव्स यू HCl 40 एक्वस। ये बात समझ में आई आपको। इसके लिए डेल्टा H नॉट क्या हो गया, हाँ डेल्टा H नॉट मुझे दिया होगा -73 किलो जूल पर मोल, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा जरा देखें भाई, ये HCl गैस उड़ जाएगा, 25 एक्वस में से यहाँ पे 15 एक्वस बचेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने डाइल्यूट कर दिया HCl 25 एक्वस को HCl 40 एक्वस तक, बात समझ में आ रही है। तो HCl 25 एक्वस प्लस 15 एक्वस गिव्स यू HCl 40 एक्वस, और इसके लिए, इस डाइल्यूशन के लिए मेरे पास जो डेल्टा H नॉट मेरी आ गई, वो आ गई -1 किलो जूल पर मोल। मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए से राउंड ऑफ कर लिया था, आपको हो सकता है 72 पॉइंट समथिंग दे देंगे, क्लियर है। यस, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी ये निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 40 से आपको 40 एक्वस से इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाना है, तो आप 74.85 किलो जूल पर मोल को आप माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको यहाँ 40 एक्वस का डाइल्यूशन देखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो 1.85 आ जाएगा, -1.85, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब बेटा एक और टर्म ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, यह है हीट ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा H नॉट, और यहां पे हम लिख देंगे हाइड्रेशन, ठीक है, और आगे अगर लिखना हो तो जिसका हाइड्रेशन हो रहा होगा उसको मेंशन कर देंगे। अब भाई ये हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर का एडिशन, तो किसी भी सॉल्ट में जो वाटर ऐड होता है, यस, तो आप लिख लीजिएगा एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज during the formation of hydrated form of the salt from its, ये इंपॉर्टेंट है, from its anhydrous, हाँ पार्शियली से नहीं, एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म बनाने के लिए, और ये हमेशा आपकी होगी एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक,
ठीक है, तो देखिए कैसे CuSO4 वाला एग्जांपल ले लें। हाँ, CuSO4 आपको पता है इसमें आपको 5H2O ऐड करना है, तो ये आपका CuSO4 5H2O बन जाएगा। ठीक, और यही आपकी जो डेल्टा H0 इस रिएक्शन के लिए होगी वही आपकी कहलाएगी हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक बार क्या 2-3 बार पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है बिल्कुल सिमिलर हैं सब में। H2O ऐड हो रहा है या कोई सॉल्यूशन में वो बिल्कुल सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा हाइड्रेशन किसका, CuSO4 सॉलिड। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। तो आज बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीजें और बची हुई हैं, जैसे एक लैटिस एंथैल्पी बची हुई है, एक बोर्न-हार्मोनिक साइकिल बचा हुआ है ना, और रेजोनेंस एनर्जी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय।